नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुंबई से आ रही है। बता दें कि फिर से लॉकडाउन की आशंका देख अपने अपने गांव वापस लौटने लगे प्रवासी मजदूर। मुंबई के स्टेशनों पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़। बता दें कि पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में है। इस बार भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां पर तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हालांकि इस बार सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया, लेकिन बुधवार रात से सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं, जिसका प्रवासी मजदूरों पर बुरा असर पड़ रहा है और वो जल्द से जल्द घर लौटने की फिराक में है। इसके चलते मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस तरह का नजारा पिछले साल लॉकडाउन में दिखा था। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बुधवार को हजारों लोग इकट्ठा हुए, जिससे कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। इस भीड़ में ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं, जो हर हाल में वापस लौटना चाहते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही सेंट्रल रेलवे ने लोगों से घबराने और स्टेशनों की भीड़ से बचने की अपील की है। सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार के मुताबिक केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही ट्रेनों में सवार होने की इजाजत दी गई है। ऐसे में जिनके पास टिकट है वो कम से कम 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंच जाए। मध्य रेलवे भी लगातार ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट की निगरानी कर रहा है। इस बात पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि कहां और किन ट्रेनों में टिकटों की मांग ज्यादा है, ताकि उसी हिसाब से व्यवस्था की जा सके। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से आम लोग और मजदूर ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे में 17,282 नए मामले। अस्पतालों के साथ अटैच किए गए होटल और बैंक्वेट हॉल। बता दें कि राजधानी दिल्ली में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी न हो, इसके लिए दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 23 होटलों को कोरोना हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इस संबंध में बैठक की थी और आज यानी गुरुवार को उन होटलों की लिस्ट जारी कर दी गई है। केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से 23 प्राइवेट अस्पतालों में कुल 2,394 बेड्स बढ़ जाएंगे। आदेश के मुताबिक अस्पताल उन होटलों और बैंक्वेट हॉल में मरीजों को उनकी कंडीशन के आधार पर एडमिट करेंगे, लेकिन अगर तबीयत खराब होती है तो उनको तुरंत मेन हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। बता दें कि कोरोना दिल्ली में विकराल रूप लेता जा रहा है। बुधवार को पहली बार सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोरोना के 17,000 से अधिक नए पॉजिटिव केस सामने आए। इससे सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। दिल्ली में अब संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 7.67 लाख पहुंच गया है। इसके साथ ही अब पॉजिटिविटी रेट भी 15.92% पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में 104 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 11,540 हो गई है। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार का यह कदम, जिसमें होटलों को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाएगा, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां विशेषज्ञों की राय, महाराष्ट्र को 15 दिनों के लॉकडाउन की नहीं बल्कि 200 दिनों के वैक्सीनेशन की है जरूरत। बता दें कि महाराष्ट्र पूरे देश भर में कोरोना संक्रमित राज्यों में नंबर 1 पर है। यहां रोज संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 98,952 ताजा मामले दर्ज हुए और कुल 278 लोगों की मौत हो गई। भारत के रोज सामने आ रहे नए मामलों में से 1/3 और कुल नई मौतों का 1/4 महाराष्ट्र से। वहीं महाराष्ट्र आंशिक लॉकडाउन से गुजर रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना टीकाकरण ड्राइव से संबंधित संख्याएं बताती है कि राज्य वास्तव में इस नवीनतम स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। राज्य में अब तक सबसे अधिक टीकाकरण खुराक 1.1 करोड़ का प्रबंध किया गया है, लेकिन स्थिति फिर भी बहुत खराब है और वैक्सीन की मांग भी अधिक है। महाराष्ट्र में कोरोना टास्क फोर्स के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सुभाष सालुंके ने कहा कि अगर हम अगले 2 महीनों में कम से कम 2 करोड़ लोगों का टीकाकरण करते हैं तो ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र की मदद करेगा, जबकि अगर हम टीकाकरण में देरी करते हैं तो ये बहुत मदद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि कम से कम 20% आबादी तक पहुंचना महत्वपूर्ण है।
बता दें कि जहां राज्य संक्रमण में भारी वृद्धि से जूझ रहा है, वहीं टीकों में बड़े पैमाने पर कमी देखी जा रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को आज तक को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि टीकाकरण की अनुपलब्धता के कारण 120 टीकाकरण केंद्रों में 70 बंद है। उन्होंने कहा कि राज्य के पास बुनियादी ढांचा है लेकिन टीके नहीं दे सकते हैं और ये बहुत शर्मनाक है। टोपे ने केंद्र से टीकाकरण साप्ताहिक की 40 लाख और मासिक 1.6 करोड़ खुराक देने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही कि इन 2 सरकारी बैंकों का हो सकता है निजीकरण, जानिए क्या है प्लान। बता दें कि मोदी सरकार ने बजट घोषणा के दौरान सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की, जिसे लेकर काफी विरोध हो रहा है। सरकार विरोध के बावजूद इन बैंकों के निजीकरण की तैयारी में जुट गई है। उच्च अधिकारी बैंकों के निजीकरण का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि सरकार ने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा बजट के दौरान की थी। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग की ओर से 4 बैंकों के नाम का सुझाव दिया गया है। इन 4 नामों में से 2 को शॉर्टलिस्ट किया जाना है, जिन्हें सरकार निजी हाथों में सौंप सकती है। नीति आयोग की ओर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के नाम दिए गए हैं, जिनमें से 2 नामों को चिन्हित किया जाना है। माना जा रहा है कि बैंकों के निजीकरण के पहले चरण में सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान में देश में 12 सरकारी बैंक है। सरकार ने बैंकों के बढ़ते एनपीए को देखते हुए उनके निजीकरण का फैसला लिया है। दोस्तों, सरकार के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? जहां कई बैंकों को विलय करना पड़ा, तो कई बैंकों के बारे में योजना बनाई जा रही है कि उसे प्राइवेट कर दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में एक गुड न्यूज सामने आ रहा है। बता दें कि एसबीआई दे रहा है मौका, मात्र 156 रुपये में होगा कोरोना का इलाज, 2 लाख तक की मदद, जानिए विस्तार से। बता दें कि देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी बढ़ रहे हैं। लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने होते हैं, इलाज खर्च लोगों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोगों के लिए खास स्कीम लेकर आया है। एसबीआई लोगों के लिए खास पॉलिसी लेकर आया है, जिसमें कोरोना के खर्चों का वहन पॉलिसी में शामिल होता है। बता दें कि एसबीआई कोरोना खर्च का उठाने वाला खास स्कीम लेकर आई है। आप मात्र 156 रुपये खर्च कर कोरोना बीमारी में खर्च होने वाले खर्च को उठा सकते हैं। कोरोना रक्षक पॉलिसी लेने से पहले आपको इस स्कीम के बारे में सभी बातों को, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। बता दें कि एसबीआई की कोरोना रक्षक पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस पॉलिसी को आप बिना किसी मेडिकल टेस्ट के ले सकते हैं। इस पॉलिसी में बीमा धारक को 100% कवर की सुविधा मिलती है। इसे कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से अधिक का है वो ले सकता है। इस पॉलिसी के लिए न्यूनतम प्रीमियम 156 रुपये और अधिकतम 2230 रुपये रखी गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बता दें कि भगवान की शरण में लालू प्रसाद यादव का परिवार, बेटों ने की पूजा तो बेटी ने रखा रोजा। बता दें कि चारा घोटाले के 4 मामलों में पिछले कई वर्षों से जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार भगवान की शरण में है। नवरात्रि और रमजान के पवित्र माह में लालू यादव के बेटे जहां मां अंबे और भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, वहीं उनकी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य रोजा रख रही है। लालू प्रसाद यादव के ये बच्चे पूजा पाठ और रोजा अपने पिता की अच्छी सेहत और जल्द से जल्द रिहाई के लिए कर रहे हैं। बता दें कि लालू यादव की बेटी रोहिणी ने ट्वीट कर बताया कि अपने पिता लालू यादव की सेहत और जल्द से जेल से रिहाई के लिए रोजा रखेंगी। रोहिणी आचार्य ने लिखा था कि रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। इस साल हमने भी फैसला किया है कि पूरे महीने अपने पापा के सेहत याबी और सलामती के लिए रोजे रखूंगी। पापा की हालत में सुधार हो और जल्दी से उन्हें न्याय मिले, इसकी भी दुआ करूंगी। साथ ही मुल्क में अमन चैन हो, इसलिए ईश्वर अल्लाह से इसकी कामना करूंगी। दूसरे ट्वीट में रोहिणी ने लिखा, चैती नवरात्र भी है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं दोनों पावन पर पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर सकती हूं। मुझे किसी जहरीले परवरिश की नफरती सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी को चैती नवरात्र की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जिसमें टीएमसी ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग पे आरोप लगाया। कहा कि गैर कानूनी और गलत तरीके से काम कर रहा है चुनाव आयोग। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। टीएमसी ने आयोग पर चुनाव के दौरान सही ढंग से काम न करने का आरोप लगाते हुए इसे खेदजनक बताया है।
2 पेज के पत्र में टीएमसी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी की शिकायतों पर कार्रवाई के दौरान पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रखने का आरोप लगाया। पत्र में लिखा गया कि संविधान में निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र और तटस्थ निकाय के रूप में परिकल्पना की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इस विधानसभा चुनाव के दौरान स्पष्ट है कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से पूरी तरह भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। इसमें कहा गया कि टीएमसी को विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोग टीएमसी के पक्ष में वोट देकर निर्वाचन आयोग के इस गैर कानूनी का उचित जवाब देंगे। पत्र में कहा गया कि हम चुनाव आयोग से उनके दृष्टिकोण में थोड़ी निष्पक्षता दिखाने का आग्रह करते हैं। वर्तमान में उनके कार्य सभी निष्पक्षता से रहित है। हम चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव के अंतिम 4 चरणों में एक समान स्तरीय मैदान सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। टीएमसी ने यह भी कहा कि बीजेपी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने टीएमसी सुप्रीता बनर्जी पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बीजेपी नेताओं के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर टीएमसी की शिकायत पर इस तरह कोई एक्शन नहीं लिया गया। टीएमसी ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के चुनाव दौरान कुछ बयानों का उल्लेख किया जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, टीएमसी द्वारा चुनाव आयोग पे लगाए जा रहे ये आरोप कितना सही लग रहा है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में ऑटो चालकों फेरी वालों को सरकार की ओर से मिलेगा 1500 रुपये। बता दें कि कोविड लॉकडाउन की वजह से लोगों की आय का स्रोत बंद हो चुका है। ऐसे में हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 5476 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत 12 लाख रिक्शा चालकों, 5 लाख फेरी व रिक्शा वालों को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस राहत पैकेज के तहत 2 लाख फ्री शिव भोजन थाली, 3 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। ये फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत दिया जाएगा। इसी तरह से वृद्ध व्यक्तियों को 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके तहत 35 लाख लोगों को लाभ होने वाला है। वहीं 12 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 1500 रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा 3300 करोड़ जिला कलेक्टर को दिया जाएगा ताकि इस राशि का उपयोग जिले में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से ऑटो चालक फेरी वालों की आय प्रभावित हुई है और जिस वजह से राज्य सरकार ये मदद पहुंचाई जा रही है। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्य से आए मजदूर बहुत प्रभावित हुए थे। ऐसे में उनका ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। दोस्तों, उद्धव सरकार का ये फैसला क्या मजदूरों और प्रवासियों का दर्द कुछ कम कर सकेगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जिसमें रैली में ममता बनर्जी बोली, बीजेपी के लोगों ने बंगाल में फैलाया कोरोना वायरस। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को बीजेपी और नेताओं पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से राज्य में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को लेकर आई है, जिससे राज्य में हाल के दिनों में कोविड मामलों में वृद्धि हुई है। हमने कोविड स्थिति पर काबू पा लिया था, लेकिन उन्होंने इसे जटिल बना दिया है। जलपाईगुड़ी जिले के डाब ग्राम फुलवाड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग राज्य में कोरोना वायरस फैलाएंगे और फिर चले जाएंगे। पिछले साल जब कोविड-19 की स्थिति थी तो कोई भी भाजपा नेता राज्य में आने की परवाह नहीं करता था। वो लोग चुनाव प्रचार के लिए बाहरी लोगों को लेकर आए, जिससे कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ममता बनर्जी का इस तरह से आरोप लगाना कि बीजेपी की रैली की वजह से कोरोना पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। बता दें कि कोरोना के कहर को देखते हुए आज समाप्त हो सकता है कुंभ मेला। बता दें कि उत्तराखंड में चल रहे महाकुंभ को लेकर जिस बात की चिंता थी, आखिर वही हुआ। आस्था के मेले में कोरोना बम फटा और 102 तीर्थयात्री और 20 साधु महात्मा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस बात पर चर्चा कर रही है कि कुंभ के मेले को 2 सप्ताह पहले यानी कि आज ही समाप्त कर दी जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने धार्मिक नेताओं से बात की और ऐसी संभावना जताई है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि कोरोना मामलों में तेजी से वृद्धि के बीच गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार में लाखों लोग एकत्र हुए हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की सरकार का यह फैसला, जहां 2 हफ्ता पहले ही कुंभ मेला को समाप्त किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। बता दें कि सीएम केजरीवाल की मांग, पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर वैक्सीन दे केंद्र। बता दें कि बिहार के बाद अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर उन्हें भी जल्द से जल्द वैक्सीन दिए जाने की मांग की है। पत्रकारों को राहत देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी है। इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि कोरोना टीकाकरण के मामले में पत्रकारों को उम्र सीमा के बंधन से छूट मिलनी चाहिए। उन्हें हर जगह आना जाना पड़ता है, वे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं।
अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इस बारे में ट्वीट करते हुए बताया कि बेहद खतरनाक परिस्थिति में पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स मानकर प्राथमिकता के आधार पर उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस संबंध में वे जल्द से जल्द केंद्र को पत्र लिखकर आग्रह करेंगे कि पत्रकारों को जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच पत्रकारों का काम चुनौतीपूर्ण होता है। केजरीवाल सरकार का केंद्र से ये मांग कितना जायज, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां लखनऊ हुआ बेहाल, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का अकाल, शमशान घाट फुल, कब्रिस्तानों पर बढ़ा बोझ। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अस्पताल भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को अस्पतालों में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन संक्रमण इतना तेज फैल रहा है कि अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया है। हालत यह है कि अब सोच सिफारिश भी काम नहीं कर रही है। संक्रमण के साथ ही वायरस के शिकार लोगों की मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालत कितनी बिगड़ गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। एक तरफ लोगों को अपनों को खोने का गम है, तो दूसरी तरफ अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हैं। लखनऊ के बैकुंठ धाम और गुलाल घाट पर काम करने वाले कर्मचारी शवों के अंतिम संस्कार को पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इन दो घाटों पर ही कोविड के मरीजों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आलमबाग में कोविड से मौत होने वाले शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते शवों की संख्या बढ़ने से शमशान घाट पर लकड़ियों की कमी पड़ने लगी। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य ही है कि जहां लोग अपने की मौत के गम से जूझ रहे हैं, वहीं उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां जुटाने के लिए कमीशन खिलाना पड़ रहा है। बता दें कि सिर्फ शमशान घाट ही नहीं बल्कि मुस्लिम और ईसाई कब्रिस्तानों में भी संख्या बढ़ रही है। शहर के सबसे बड़े ऐशबाग कब्रिस्तान में पिछले 10 दिनों में 200 शवों को दफनाया गया है। इनमें से सिर्फ सोमवार को ही 30 शव दफनाए गए हैं। यही हाल ईसाई कब्रिस्तान का भी है, जहां पर पिछले 10 दिनों में 12 शवों को दफनाया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ये भयावह स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? सरकार को और क्या उचित कदम उठाने चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि निजामुद्दीन मरकज में नमाज पर केंद्र सरकार का यू टर्न, हाई कोर्ट में कही ये बड़ी बात। बता दें कि रमजान के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत देने के एक दिन बाद केंद्र ने अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राजधानी में नए आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र ने कहा कि इस फैसले में दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन में मस्जिद बंगले वाली शामिल है, जो पिछले साल मार्च से बंद है, जब भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उच्च न्यायालय दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि प्रतिबंधों में ढील देकर लोगों को मरकज के अंदर नमाज की अनुमति दी जाए। सोमवार को हाईकोर्ट ने केंद्र के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें कहा गया था कि पुलिस की ओर से तय की गई 200 लोगों की लिस्ट में से एक बार में केवल 20 लोगों को ही मरकज के भीतर जाने की इजाजत दी जा सकती है। कोविड नियमों का उल्लंघन कर उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ मेले में उमड़ रही भारी भीड़ को लेकर अदालत ने केंद्र से पूछा, क्या आपकी अधिसूचनाओं में आपने धार्मिक स्थलों के लिए भी एक बार में 20 लोगों के जमा होने पर रोक लगाई है? अदालत ने केंद्र सरकार से एक हलफनामा दायर कर सभी धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और खेल समारोहों पर प्रतिबंध लगाने पर अपना नया रुख बताने को कहा है। अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि देश में एक तरफ जहां लोग गर्मी से बेहाल हैं, वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली वासियों को 16 अप्रैल के बाद गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। विभाग के अनुसार अगले सप्ताह में 16 अप्रैल को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। 16 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के कारण आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तूफान आने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।